हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का वीडियो भी क्विज और डिस्कशन के फॉर्मेट में है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्विज और डिस्कशन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। देखेंगे आज का पहला प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो ऑप्शन है ए वसा में, बी कार्बोहाइड्रेट में, सी प्रोटीन में और डी है विटामिन में। आपको बताना है इसमें आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ए वसा में, बी कार्बोहाइड्रेट में, सी प्रोटीन में और डी विटामिन में। आंसर है ए वसा में। प्रति यूनिट कैलोरी की सर्वाधिक मात्रा होती है किसमें? वसा में। 1 ग्राम वसा में 9.3 कैलोरी ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन में प्रति यूनिट कैलोरी कम होता है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, लेकिन कैलोरी होता है। और यह प्रोटीन जो है, आप जानते हैं कि हमारे कोशिकाओं के, ऊतकों के एंजाइम्स, हार्मोन्स, जीन्स और डीएनए आदि के निर्माण में प्रोटीन हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, लेकिन कैलोरी मिलता है इसमें, लेकिन कैलोरी की मात्रा कम। जैसे आप दाल पिएंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगी आपको। दूध पिएंगे तो उसमें आपको तो बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, तो उसमें एनर्जी, फैट्स भी होता है। लेकिन अगर हम प्योर का प्रोटीन का फूड लें, जैसे सोयाबीन आदि है, तो अगर लेते हैं तो उसमें कैलोरी की मात्रा होती है लेकिन कम होती है। अब देखेंगे विटामिन, इसमें कैलोरी होता ही नहीं है, इसमें कैलोरी नहीं मिलता इससे, यानी विटामिन को खाने से एनर्जी नहीं मिलती। तो फिर क्या फायदा विटामिन खाने से? तो विटामिन खाने से कहता है कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, हमारे शरीर की संरक्षण करता है। ये हमारे शरीर का संरक्षण करता है, हमारे शरीर की रक्षा करने में यह मदद करता है। प्लस कहता है कि हमारे शरीर के उपापचयी क्रियाओं को मेंटेन करने की कोशिश करता है। विटामिन जो है रोग निरोधी बोला जाता है कि रोग निरोधी है, विटामिन खाने से रोग नहीं होते। तो ये सारे लाभ है किससे? विटामिन का। विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? तो फंक के द्वारा किया गया। विटामिन का खोज फंक के द्वारा किया गया। और आपको बता दें, विटामिन के अलावा, जैसे आप देखें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनके अलावा अगर हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार की बात करें या पोषक तत्वों की बात करें तो उसमें खनिज लवण और जल आते हैं। खनिज लवण प्लस जल भी आते हैं, और इन खनिज लवण प्लस जल में भी, इनमें भी खनिज लवण प्लस जल में भी कोई कैलोरी नहीं होता, कैलोरी नहीं मिलती, इसमें भी कैलोरी नहीं मिलती। लेकिन यह भी हमारे शरीर के उपापचयी क्रियाओं को में मदद करता है, तो विटामिन लेने से हमारे शरीर की संरक्षा होती है, उपापचयी क्रियाएं मेंटेन रहती हैं या रोग कम होते हैं। ठीक है, तो यह है विटामिन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है? यानी किसका शरीर में भंडारण नहीं होता है, किस विटामिन का शरीर में भंडारण नहीं होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन है ए बी सी डी। आपको बनाना है इसमें कौन आंसर होता है। निम्नलिखित विटामिनों में कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन है ए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसमें आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। और यह जो है खट्टे रसेदार फलों में पाया जाता है। खट्टे रसेदार फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हुआ, अमरूद हुआ। आंवला की बात कर लें,
अमरूद की बात कर लें, संतरा की बात कर लें, नींबू की बात कर लें, हरी मिर्च की बात कर लें, टमाटर की बात कर लें, इन सब में विटामिन सी मिलता है। और यह विटामिन सी जो है कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमें मसूड़ों से संबंधित जो है रोग होते हैं। थकान लगने लगता है जी, ठीक है। मांसपेशियों में खिंचाव आने लगते हैं, मांसपेशियों में थकावट आने लगती है। याददाश्त को ठीक रखने के लिए भी हमें विटामिन सी की जरूरत होती है। इसके बाद संक्रमण रोधी भी है, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं इसको, संक्रमण रोधी भी है। जैसे विटामिन आप कोरोना या कोविड-19 में देखें, या कोरोना का जब काल चल रहा था या आज भी चल रहा है, तो उसमें विटामिन सी का लोग बोलते थे कि विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं ताकि ये संक्रमण को क्या करेगा, काटेगा। उसी में लोग संतरा या नींबू या ऐसे लेकर के खाते पीते रहते थे, जिसमें विटामिन सी कहता है कि संक्रमण रोधी है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रोग होता है, थकान लगने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव आने लगती है, प्लस याददाश्त भी कम पड़ता है। अब देखेंगे विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल। और यह जो रेटिनॉल है विटामिन ए सामान्यतः गाजर एवं पके पीले फलों में मिलते हैं। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से आपको बता दें आंखों की बीमारी होती है। आंखों में बीमारी जैसे रतौंधी हो गया, जीरोथैल्मिया हो गया, आंखों की पानी का सूख जाना हुआ, ये सारी बीमारी जो है किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल। और यह गाजर, पीले फलों या पके फलों जैसे पपीता हुआ, पका हुआ आम हुआ, तो उसमें ये मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें कई विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, B9, B12, ऐसे कर करके विटामिन होते हैं। और यह विटामिन हम लोग फिर अलग से पढ़ेंगे। तो इस विटामिन B1 को अगर हम यहाँ पर ले लें, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलेंगे, थायमीन बोलेंगे। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं। अब है विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और यह जो विटामिन डी है हमें सूरज की किरणों से फिर मछली का तेल, घी, अंडा आदि में विटामिन डी मिलता है। कहां पर, तो सूरज की किरणों से मछली का तेल और घी, अंडा आदि से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे होने वाले रोग का नाम याद रखेंगे, रिकेट्स और ऑस्टोमेलेसिया, यानी सूखा रोग है ये, सूखा रोग रिकेट्स, और बड़ों में ऑस्टोमेलेसिया होता है। ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होता है। यह भी हड्डी से संबंधित रोग है। अगर हम कहें विटामिन डी, अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, देखेंगे कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो यह विटामिन डी का निर्माण करता है। और आप देखते होंगे कि बच्चों को तेल मालिश कर करके, आप जाड़े के दिनों में स्वयं भी तेल मालिश कर करके, और आप कोशिश करते हैं कि हम धूप में बैठें। इसका मतलब क्या है कि सूरज की किरणें जो है हम अपने शरीर पर मालिश करते हैं, और मालिश करने के बाद में सूरज की किरणें जब हमारे शरीर में पड़ती हैं तो वो हमारी त्वचा में या कोलेस्ट्रॉल के साथ प्रतिक्रिया कर करके और विटामिन डी का निर्माण करती हैं। और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विटामिनों में कौन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी कहें या लाल रक्त कणिकाओं, लाल रक्त
कणिकाओं के निर्माण में, कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन है ए विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B12 या विटामिन B12। ठीक है, तो इसमें आपको आंसर बताना है कि निम्नलिखित विटामिनों में कौन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है या लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन है ए विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B12। इसमें आंसर है विटामिन B12। इसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, साइनोकोबालामिन। और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, जिसके कारण यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। हमारे शरीर में जो लाल रक्त बनते हैं, लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, उसमें विटामिन B12 का योगदान होता है, उसमें विटामिन B12 का योगदान होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें मांस कलेजी, अंडा, दूध आदि खाने से लाभ मिलता है, दूध आदि खाने से लाभ मिलता है। अब है विटामिन B1। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं और इसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बड़ी फेमस है, बेरी रोग होता है। और बेरी रोग का मतलब होता है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें थकान लगती है और सांसें फूलने लगती है, दम फूलने लगता है, यानी शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। और इस शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए हमको कहता है कि आप चावल खाइए, आलू खाइए, चावल आलू खाएं, और इस तरह आलू खाएं, इसके बाद में मांस, दूध, अंडा आदि खाएं तो लाभ मिलता है। विटामिन B1 थायमीन और इसी कमी से बेरी रोग होता है। और बेरी रोग क्या होता है, तो कहता है कि शरीर में थकान लगता है और जब हम काम करते हैं तो हमारा दम फूलने लगता है, यानी शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है। इसके लिए कहता है कि चावल, आलू, मांस, दूध, अंडा आदि खाएं तो इसका लाभ मिलता है। अब है विटामिन B2, इसे बोलते हैं राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। इससे की कमी से जैसे मांसपेशियों में रुखापन आने लगेगा, जीभ फटने लगेगा, इस तरीके से रोग होते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। अब विटामिन B3, इसे नियासिन कहें, नियासिन या निकोटोनिक एसिड, निकोटोनिक अम्ल बोल दें। इसकी कमी से एक रोग होता है पेलाग्रा, जिसमें त्वचा जलने लगता है। जिसमें क्या होगा, त्वचा जलना शुरू कर देता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। याद रखेंगे, विटामिन B और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी A, D, E, K आदि जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है। कहाँ है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा विटामिन जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन हुए जो जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन दिया है, ए विटामिन D, बी है विटामिन E, सी विटामिन K, विटामिन T। इसमें आपको आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। तो इसमें आंसर है बी, विटामिन E। यह विटामिन E जनन क्रियाओं के लिए क्या है, तो जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक है। जनन क्रियाओं के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि यह फेयरनेस के लिए, ब्यूटी या फेयरनेस के लिए भी आवश्यक है। यानी अगर विटामिन E की कमी हो जाए तो हमारे चेहरे पर किल मुहासे निकल जाते हैं, और विटामिन E की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हम बच्चा जनन करने में की क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि हमें अंकुरित अनाजों का सेवन करना चाहिए, जैसे गेहूं, चना, मटर। इसके अलावा अन्य जो है खाद्य पदार्थों को लेना चाहिए।
कहता है कि विटामिन ई को आप जानिए टेकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। टेकोफेराल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विटामिन ई को टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। और यह जनन क्रियाओं को तो प्रभावित करता है, ब्यूटी ऑफ फेयरनेस भी कहा जाता है। किसको? विटामिन ई को। अगर विटामिन ई की कमी होती है तो जनन क्रिया तो मतलब प्रभावित होता ही होता है, चेहरे पर कील मुहासे भी निकलते हैं। अगर हमारे यहाँ विटामिन ई की अधिकता हो या विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में हम लेते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा चेहरा भी क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखेंगे विटामिन डी। अगर विटामिन डी की बात करें तो पिछले क्वेश्चन में भी देखें कि इसे कैल्सीफेरॉल क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलता है। जैसे हम तेल मालिश कर करके अगर हम धूप में बैठते हैं तो उस स्थिति में कोलेस्ट्रॉल के साथ जैसे ही सूर्य की किरणें आकर के पड़ती हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल के साथ प्रतिक्रिया कर करके विटामिन डी बनाती हैं। या फिर जो मछली है, मछली के तेल से, घी से, अंडा से विटामिन डी मिलता है। और आपको पता है विटामिन डी की कमी से हड्डियों की बीमारी होती है। जैसे बच्चों में जाएंगे तो रिकेटस या रिकेट्स बोलते हैं, या फिर बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अब है विटामिन ए, विटामिन की को फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है विटामिन के। और कहता है कि यह जो विटामिन है हमारे आंत में संग्रहित रहता है, आंत में संश्लेषित होता है। कौन? विटामिन के। ठीक है, अब कहता है कि विटामिन पी निकोटिनामाइड बोलते हैं इसको, निकोटिनामाइड के नाम से जानते हैं विटामिन पी को। और यह हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर करता है। विषैले पदार्थों को बाहर करता है। कौन? विटामिन पी हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर करने में उपयोगी होता है। और कहता है कि जो खट्टे फल हैं और खट्टे फलों को अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर करते हैं। जैसे विषैले पदार्थ में पसीना के रूप में या यूरिन के रूप में अमोनिया वगैरह जो निकलता है, यूरिन से निकलता है, वो सारे विषैले पदार्थ आराम से निकल जाते हैं। किसके से? तो विटामिन पी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो है देखेंगे करंट से जुड़ा हुआ है और पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है। वर्तमान में पंजाब में किस पार्टी की सरकार है? आपको आंसर बताना है। कांग्रेस का ऑप्शन है ए कांग्रेस का, बी है बीजेपी का, सी आपका और डी है अकाली दल का। आपको आंसर बताना है। इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर होगा सी आप पार्टी जिसके प्रमुख हैं कौन? अरविंद केजरीवाल। इस आप पार्टी की जो सरकार है जिसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल है, उन्हीं का पंजाब में वर्तमान में सरकार है। और वर्तमान में जो पंजाब का मुख्यमंत्री है भगवंत मान। कौन है? तो भगवंत मान। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ। पहला पंजाब में, उत्तराखंड, यूपी, मणिपुर और गोवा। इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ। तो इस पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। जबकि उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी, यूपी में योगी आदित्यनाथ, मणिपुर में एन बीरेन सिंह और गोवा में प्रमोद सावंत गोवा का मुख्यमंत्री। ये 5 राज्यों में अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ है। और इस चुनाव में ये नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये पहले से भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है तो पंजाब में भगवंत मान सिंह। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। वर्तमान में यहाँ आप पार्टी जीती हुई है पंजाब में और भगवंत मान सिंह। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी पहले ही से थे, यूपी में योगी आदित्यनाथ पहले से थे, मणिपुर में बीरेन सिंह थे, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब देखेंगे कांग्रेस
और बीजेपी और अकाली दल का संबंध पंजाब से है, पंजाब से है। और इसका चुनाव चिन्ह अगर ज्वाइनिंग पंजाब से है, लेकिन इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तराजू छाप, तराजू छाप। इस आप पार्टी का झाड़ू छाप, झाड़ू छाप, कमल छाप और इनका हाथ छाप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 16, बी 40, सी 75 और डी है 243। आपको आंसर बनाना है। ऑप्शन है ए 16, बी 40, सी 75 और डी है 243। आंसर क्या होगा? 243। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। ठीक है। और बिहार विधान परिषद, अगर विधान परिषद में कहे बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या आपसे पूछे तो कितना है? 75। अगर कहे कि बिहार से लोकसभा के चुनाव में या लोकसभा की, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 40। अगर बिहार से राज्यसभा के सीटों की संख्या पूछे तो 16। राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछे तो 16 और लोकसभा के पूछे तो 40, विधान परिषद के पूछे तो 75 और विधान सभाओं की बात करें तो कितना है? 243। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, विधानसभा के चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? विधानसभाओं के चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? विधानसभा के चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? ऑप्शन है ए राज्य सरकारों की, बी केंद्र सरकार की, सी राज्य चुनाव आयोग का और डी है चुनाव आयोग यानी भारत सरकार चुनाव आयोग। ऑप्शन है फिर से देखेंगे आप, विधानसभाओं के चुनाव की जिम्मेवारी किसकी होती है? ऑप्शन है ए राज्य सरकारों की, बी केंद्र सरकार की, सी राज्य चुनाव आयोग का और डी चुनाव आयोग का। इसमें आंसर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग भाग 15 भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक वर्णन है किसका? चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है जिसके प्रमुख हैं मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। और यह चुनाव आयोग आपको बता दें स्वायत्तशासी निकाय है, संवैधानिक निकाय है और इसी की जिम्मेवारी है कि राज्य विधानसभाओं का चुनाव कराए प्लस लोकसभाओं का चुनाव कराए, लोकसभाओं का भी चुनाव कराए, राज्यसभा का भी चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा तो ये कराएगा, राज्यसभा का चुनाव होगा तो ये कराएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराना हो तो यही कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना हो तो चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है। अब देखेंगे राज्य सरकारों की, तो राज्य सरकारों की या राज्य चुनाव आयोग, राज्य सरकार की बात करें या राज्य चुनाव आयोग जो है पंचायतों या नगर निकायों का चुनाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधीन राज्य चुनाव आयोग का होता है। राज्य सरकार दे दे तो ठीक है, नहीं तो राज्य चुनाव आयोग। ठीक है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी जो है चुनाव से संबंधित नहीं होती है। यह कहीं आप भ्रम में होंगे कि चुनाव आयोग जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करता है, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक स्पेशली वर्णन दिया हुआ किसका? तो चुनाव आयोग का। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे और करंट से क्वेश्चन है ये, और परीक्षा उपयोगी भी होगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या शामिल नहीं है? आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए
आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है ए अर्थव्यवस्था में क्वांटम जंप, बी बुनियादी अवसंरचना, सी तकनीक से संचालित प्रणाली, डी है मांग, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर है। तो इसमें आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो आंसर होगा क्या, ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये एक से अधिक आंसर है। यानी अब आत्मनिर्भर भारत जो है अभियान भारत सरकार ने चलाया मई 2019 ईस्वी में। मई 2019 ईस्वी में 20 लाख करोड़ के पैकेज से 20 लाख करोड़ के पैकेज से यह योजना चलाया गया आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आप अक्सर प्रधानमंत्री जी के मुंह से या जुबान से ये बातें सुनते हैं, आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बात। तो इसी में है अर्थव्यवस्था में क्वांटम जंप, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह 5 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन जो है ट्रिलियन डॉलर का हो जाए। इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को बनाया जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए, जो कि एक हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक ड्रीम है। अगला है बुनियादी अवसंरचना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत या आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बुनियादी अवसंरचना या बुनियादी संरचना में खर्च किया जाए। अब बुनियादी संरचना का मतलब होता है कि रोड में, रेलवे में, हवाई अड्डा में, या फिर स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, इस तरीके से अवसंरचनाओं में बढ़ोतरी किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था जो है को गति मिले, अर्थव्यवस्था बूम करे। कारण है कि आपके देश का रोड अच्छा नहीं रहेगा, आपके यहाँ रेलवे का विकास नहीं रहेगा, या फिर हवाई अड्डा का विकास नहीं रहेगा, तो वैसी स्थिति में अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, यह जो है सोचना बेईमानी होगी। ठीक है, अब देखेंगे तकनीक से संचालित प्रणाली। जो भी प्रणालियां हैं उनको प्रयास है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत तकनीक से संचालित हो। आप देखते होंगे कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं लगभग उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। चाहे आपको फॉर्म भरना हो, या फिर परीक्षा देना हो, या फिर आपके यहाँ अगर पैसा आता हो, स्कूल का पैसा आता हो, बच्चों का पैसा तो उनके खाते में आता है, या आप देखे होंगे गूगल पे, या इसको देखेंगे यूपीआई इंटरफेस। तो ये सारी जो योजनाएं हैं तकनीक से संचालित प्रणाली, यह आत्मनिर्भर भारत अभियान में सम्मिलित है। इसके पता कि मांग, डिमांड को पुश किया जाए, डिमांड को बढ़ाया जाए। हमारी अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे काम करे, हमारी तकनीक कुछ ऐसे काम करे कि हमारे देश में डिमांड बढ़े, और जैसे ही डिमांड में बढ़ेगा मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा तो फिर मांग बढ़ेगी, डिमांड अगर बढ़ता है तो उसकी सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और सप्लाई बढ़ाना पड़े तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में, या फिर हम अगर डिमांड बढ़ाते हैं तो देशी निवेश और विदेशी निवेश दोनों, देशी निवेश भी आएंगे, निवेश भी बढ़ेगा, और विदेशी निवेश। जैसे मांग, मान लो कि कलम क्या मांग बढ़ जाए, तो कलम को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां देसी हों या फिर बहुत सारी कंपनियां विदेशी हों। जैसे मोबाइल का मांग, आजकल देखेंगे मोबाइल या लैपटॉप की मांग, जैसे कोविड-19 का जब जमाना था, अभी तो नहीं है, तो उस वक्त आप लैपटॉप और मोबाइल खरीदने जाते। कारण है कि सारे स्कूल, सारे कोचिंग्स जो थे, जो कोचिंग संस्थान थे, वो सारे के सारे ऑनलाइन पढ़ाने लगे। तो वैसी स्थिति में मोबाइल और लैपटॉप का मांग बढ़ गया और मार्केट में शॉर्ट कर गया। तो वैसी स्थिति में होता क्या है कि देसी कंपनियां हों या विदेशी निवेशक हों, या देश के निवेशक हों या विदेशी निवेशक हों, ये सारे के सारे पैसे लगाना शुरू करते हैं, अर्थात हमारे देश में मांग को बढ़ाए रखा जाए। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, इसके बाद में लोकसभा चुनाव से संबंधित प्रश्नों को रखेंगे और विविध प्रश्नों को भी देखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।